Hello students, today I am going to explain about the properties of the ether. In the previous video I am already explained about the preparation of the ether. Now, what are the different properties of the ether? The first of all, we are going to study about the physical property of the ether. What are the physical property? In the physical property, we have to check these four different aspects, that is the states. I am talking about the physical state. तो इसमें हम ईथर की बात करें तो जो लोअर ईथर होता है ना, जो 2 या 3 कार्बन के ईथर्स होते हैं, वो गैस होता है. अदर ईथर जितने सारे होंगे रेस्ट वो लिक्विड होगा, वो सारे लिक्विड होंगे. अगर हम पोलैरिटी की बात करें तो पोलैरिटी ईथर पोलर होता है. ईथर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, दोनों साइड आर ग्रुप है और दोनों एक दूसरे को ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर इधर की तरफ आएगा. दैट्स व्हाई दिस इज पोलर. तो पोलर होगा क्योंकि डाइपोल मोमेंट इसका है, जीरो नहीं है. अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो लोअर ईथर है वो सॉल्युबल होता है वाटर में. वाटर की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो वाटर में सॉल्युबल होता है क्योंकि लोअर ईथर आसानी से वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इस वजह से वो सॉल्युबल होता है. नाउ टॉक अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट. अगर बॉइलिंग पॉइंट है तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा किसी के साथ. तो अगर हम अल्कोहल के साथ कंपेयर करें तो अल्कोहल और ईथर में ईथर की बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी कम होगी अल्कोहल के मुकाबले, बिकॉज अल्कोहल ग्रुप एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, बट ईथर में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी कम हो जाती है. तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टी. नाउ टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी. तो केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो इसमें हम रिएक्शन बात करें तो यहाँ पर ROR ये ईथर है, किसी भी टाइप का ईथर ले सकते हैं. अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इधर का R क्या है, दोनों साइड R इक्वल है या सेम है या डिफरेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर भी यहाँ पर हम थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं और इसका रिएक्शन हम HX के साथ करवा रहे हैं. तो फर्स्ट रिएक्शन HX के साथ करवा रहे हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का बनता है, RX कुछ इस तरीके का. अब मैकेनिज्म कैसे होगा तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. पहले हम इसका फंडामेंटल मैकेनिज्म देख लेते हैं एंड देन विल गो फॉर द डिफरेंट केसेस ऑफ द R and R dash. According to that, how product will change. Now, first step of the mechanism, that is HX. How HX dissociate because X is electronegative. तो ये अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो H प्लस और X माइनस में ये कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ यहाँ पर R डैश है और ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो यहाँ पे इसका प्रोटोनेशन होना लाजमी है क्योंकि रिएक्शन सेंटर यही एक दिख रहा है, ऑक्सीजन का लोन पेयर. तो ये लोन पेयर इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये ईथर प्रोटोनेट हो जाएगा, इसके साथ ऐसे जुड़ेगा. चूंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसको दिया है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? प्रोटोनेशन. प्रोटोनेट हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट है जो इंटरमीडिएट बना है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ R है, तो ये क्या करेगा तो इन R, चूंकि यहाँ R डैश है तो R डैश ले लेते हैं. तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए, चूंकि H ऑलरेडी अभी अभी जुड़ा है तो इस पर तो कोई डिस्टर्बेंस होगा नहीं, इन दोनों बाउंड पे डिस्टर्बेंस होगा. तो इनमें से कोई एक R अपना इलेक्ट्रॉन दे करके और ROH बना दिया और R पॉजिटिव चार्ज बना दिया. ठीक है. अब उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में R माइनस और X माइनस इसके साथ जुड़ेगा RX. लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि R प्लस यहाँ पर बने ही, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या बनता है, R का स्ट्रक्चर क्या है. अगर दोनों R ग्रुप में से कोई भी 3 डिग्री नहीं है तो ये R प्लस नहीं बनेगा, मैकेनिज्म थोड़ा चेंज हो जाएगा. क्या चेंज हो जाएगा वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो इस कंडीशन में अगर वो 3 डिग्री नहीं है, यहाँ पर H है प्लस है, तो जो इसका X माइनस पार्ट है ये इस पर अटैक किया और जैसे जैसे ये इससे लेगा R प्लस उससे एलिमिनेट हो जाएगा. कहने का मतलब ये है कि ये जो मेथड आप देख रहे हैं जिसमें R प्लस बन रहा है वो SN1 मैकेनिज्म है, और ये जो मेथड देख रहे हैं जिसमें कोई कार्बोनियम आयन फॉर्म नहीं कर रहा है वो SN2 है. तो ये SN1 के थ्रू हो रहा है, इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर दें तो ये SN1 के थ्रू हो रहा है और ये SN2 के थ्रू हो रहा है. अब डिपेंड करता है कि SN1 होगा SN2 होगा, R कैसा है. अगर R ग्रुप में से कोई एक 3 डिग्री है तो ये SN1 के थ्रू होगा और R डैश में से कोई भी 3 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री या
उससे 2 डिग्री है हार्डली, तो SN2 के थ्रू होगा। अब हम डिफरेंट केस देखते हैं। नाउ केस नंबर 1 अगर हम देखें तो केस नंबर 1 में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कि यहाँ पर हम एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर CH3 है, OC2H5 है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर HX के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो जो स्मॉलर CH3 ग्रुप है वहां पर CH3X लग जाएगा और जो बिगर है C2H5 ये OH लगेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने मैकेनिज्म में देखा था जब कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट बनता है और फिर SN2 के थ्रू जब मैकेनिज्म होता है तो यहाँ पर X माइनस अटैक करता है। तो X माइनस अटैक इस साइड से भी कर सकता है, इस साइड से भी कर सकता है, लेकिन इस साइड से करने पर उसका स्टैटिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, स्टैटिक रिपल्सन ज्यादा होगा, तो इस वजह से ये इस साइड से अटैक करता है। स्टैटिक रिपल्सन का मतलब होता है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसके नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो यहाँ पर रिपल्सन कम है, इस वजह से इधर से ज्यादा वो कंफर्टेबल होगा, तो इस वजह से प्रोडक्ट ये फॉर्म किया। नाउ केस सेकेंड अगर लें, केस सेकेंड में हम एक 3 डिग्री ले लेते हैं। यहाँ पर एक 3 डिग्री ले लिया और एक 1 डिग्री ले लिया, इसे 3 डिग्री। अब यहाँ पर HX के साथ रिएक्शन कराया तो ये SN1 के थ्रू देगा, जैसा मैंने अभी अभी बताया था। तो यहाँ पर क्या होगा कि इससे पहले कि X माइनस इस स्टेज पर जैसे इस पर अटैक करता है इंटरमीडिएट पर, X माइनस यहाँ अटैक करे उससे पहले डिसोसिएट होकर के कार्बोनियम आयन बना देता है। तो इस वजह से जब ये बॉन्ड ज्यादा डिसोसिएट होगा, क्योंकि यहाँ 3 R ग्रुप है, वो ज्यादा पोलर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और CH3OH यहाँ बन गया। ये पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या जुड़ गया? X, ये प्रोडक्ट बना। तो अगर 3 डिग्री हो तो X उसके साथ जुड़ता है। केस थर्ड अगर हम देखें एरोमेटिक के साथ, तो अगर हम एरोमेटिक लेते हैं कुछ इस तरीके का तो उसका केस अलग होगा। यहाँ पर देखो एरोमेटिक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी जानते हैं हम ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है, तो ये बॉन्ड तो टूट नहीं सकता, तो यही बॉन्ड टूटेगा। और जब अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो H पार्ट इसके साथ जुड़ेगा और CH3 पार्ट इसके साथ जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट क्या हो गया? यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा फिनॉल प्लस CH3X। तो ये डिफरेंट केसेस था जो प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी HX के साथ रिएक्शन था वो था। अब हम HX के बारे में अगर हम बात करें तो HX कोई भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है। तो इसमें HI की रिएक्टिविटी और HBr की रिएक्टिविटी और HCl की रिएक्टिविटी कुछ इस तरीके का होगा। HI का सबसे ज्यादा होगा और HCl का सबसे कम होगा, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, तो HI जल्दी डिसोसिएट करेगा। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट एरोमेटिक के साथ करते हैं, एरोमेटिक ईथर का, तो उसका क्या रिएक्शन है वो देखते हैं। नाउ अब हम एरोमेटिक ईथर के बारे में बात करते हैं। तो एरोमेटिक का मतलब है एनिसोल के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में इसकी प्रॉपर्टी कैसे क्लियर होती है तो इसके बारे में बात करते हैं। एक रिएक्शन अभी अभी एरोमेटिक का देख चुके हैं, HX के साथ रिएक्शन। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो ईथर है OCH3 ग्रुप इज द डोनेटिंग ग्रुप एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप, दैट्स व्हाई ईथर इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो ऑर्थो एंड पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है, इसीलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो जब भी किसी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ऑर्थो एंड पैरा पे आएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन करवाते हैं हम नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन जब भी करवाएंगे हम एनिसोल का तो कुछ इस तरीके का HNO3 के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन करवाते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हम देखते हैं। ऑर्थो एंड पैरा पे ऑर्थो ग्रुप ये है, तो यहाँ पर NO2 ग्रुप एंड पैरा ग्रुप ये है, तो यहाँ पर NO2 ग्रुप आएगा। ये मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि ये मोर सिमेट्रिकल है, जो ये कॉन्सेप्ट सब में लागू होता है जहां पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। नेक्स्ट है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो रिएक्शन होता है, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एल्काइलेशन में हम एल्काइल ग्रुप के साथ हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। दोनों रिएक्शन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, CH3Cl AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है एनहाइड्रस AlCl3। ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पर CH3 जुड़ेगा और
पैरा पोजीशन पे भी CH3 जुड़ेगा। ये रिएक्शन, इस टाइप का रिएक्शन 11th क्लास में भी आप कर चुके होंगे। मैं बार बार कहता हूँ, जब भी 11th क्लास की बात करता हूँ तो 11th क्लास जरूर आप देखें, 11th क्लास का उस टॉपिक को जरूर मेरे नोट्स में देखें। यहाँ पर सेकंड है फ्रेडरिक क्राफ्ट एसाइलेशन, CH3COCl। ये एल्काइलेशन का रिएक्शन है, इसमें एल्काइल ग्रुप के थ्रू सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ये एसाइलेशन का कंडीशन वही होगा, AlCl3 ही होगा। तो यहाँ पर OCH3, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो आपको उसी मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करना है जो हमने GOC में आपको बताया है। अगेन ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये था फ्रेडरिक क्राफ्ट रिएक्शन। है लास्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक का, वो है ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन में हम Br2 के साथ रिएक्शन करते हैं, OCH3 लेते हैं, Br2 इथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में CH3COH। तो यहाँ पर अगेन ऑर्थो एंड पैरा पे Br ग्रुप लग जाता है, ऑर्थो पे Br एंड फिर पैरा पे Br ग्रुप। अगेन पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये था डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ईथर, नॉर्मल ईथर एंड एरोमेटिक ईथर। थैंक यू।